माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Item number 9, Kendriya Vishwavidyalaya Samshodhan Vidhayek 2023. Shri Rajji Pratap Rudy. मैं कल बोल रहा था, उस समय मुझे मौका नहीं मिल पाया और समय समाप्त हो गया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसे कंप्लीट करने की अनुमति दिया जाए। महोदय, कल जब मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल पर बात कर रहा था जो तेलंगाना के लिए बनाया जाना है, तो मुझे लगा कि कल के बाद मुझे आज वक्त मिला, तो मुझे लगा कि अगर अध्ययन करके शिक्षा के जगत में बोलना है तो यदि अक्टूबर 2014, 2018, 2015, 23, 2018 और 2016 के माननीय प्रधानमंत्री के एम्स में जो उनका कन्वोकेशन पर एड्रेस था, जम्मू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एड्रेस था, जो पीजीआई के मेडिकल कॉलेज पर एड्रेस था, सिंधिया स्कूल में जहां अभी गए थे उसका एड्रेस था, और आईआईटी मुंबई के कन्वोकेशन में जो माननीय प्रधानमंत्री गए थे उसका एड्रेस था, 2016 में कटरा। मुझे लगता है कि अगर उस पूरे विषयों को अगर पढ़ लिया जाए तो शिक्षा जगत की सोच का क्या प्रणाली होना चाहिए, पूरे स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी ने इन कन्वोकेशंस में कहा है, और मैं समझता हूं कि मैं वहीं से प्रेरणा लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं कल जब अपनी बात समाप्त कर रहा था तो मैंने ये अध्यक्ष जी आपको कहा कि आखिर में बिहार के बारे में मैंने चर्चा संदर्भित करते हुए बताया कि सेशन लेट है और अधिकांश बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और आज 7.5 लाख से अधिक बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो खचाखच भरा हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खाली हैं, और अगर बाध्यता ना हो डिग्री का तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पास करके परीक्षा दे करके पास कर जाए, लेकिन बाध्यता के कारण नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है एग्जामिनेशन कंट्रोल का, एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने वाला होता है और पढ़ाने वाला भी उसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो दोनों का दायित्व एक ही होता है, तो सेशन डिलेड होता है। मेरा एक अनुरोध होगा, अगर सरकार इस पर विचार कर सके कि जैसे सभी स्थानों का परीक्षा अलग होता है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को बिल्कुल अलग कर दिया जाए शिक्षा से, ताकि उसका डेट निर्धारित हो, वो परीक्षा ले, बच्चा वहां पहुंचे, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो उसको पढ़ा करके भेजे। एक प्रस्ताव था, और ये एक मेरे प्रस्ताव के साथ साथ मैं विषय में आगे बढ़ूंगा। लेकिन महोदय, उद्देश्य क्या होता है? आज हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, जहां पर कर्नाटक में, ये हैदराबाद में, तेलंगाना में हम ये जो विश्वविद्यालय बना रहे हैं इसमें 50% है। मैं तो इसी सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं, और शायद माननीय मंत्री जी के राज्य में एक ऐसा स्थान है जहां हमारे एक सांसद, मैं कभी गया था तो देख के आया, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिस हाउस हैज अ कॉलेज जिसमें 80,000 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, क्लास प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक 80,000, जिनको कोई उनके लिए कहीं से उनको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, उनका खाना, उनका कपड़ा। और सचमुच अगर मंदिर देखना है तो हमारे एक सांसद हैं अछूता जी, जो इनके भी मित्र हैं, उतनी बड़ी संख्या, चाहे उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन 80,000 ट्राइबल बच्चे इस देश में एक व्यक्ति पढ़ा रहा हो, मैं समझता हूं कि हमको अनुसरण लेना चाहिए। इस देश में वैसा भी है कि शिक्षा तो एक व्यवसाय है महोदय, और इस सदन में, या इस सदन में तो नहीं, अगले सदन में वैसे भी लोग आए जो शिक्षा जगत में हजारों करोड़ रुपया कमा करके, कोई शिक्षा के इतना व्यवसाय, मैं नहीं लेना चाहूंगा उन पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्योंकि वो माननीय सदस्य हैं, लेकिन इस देश में वैसे भी लोग शिक्षा जगत से इतना धन अर्जित करके आए हैं कि आज वो राज्यसभा में पहुंचे हैं। उसका कारण स्पष्ट है। जी वो पंजाब से हो, दिल्ली के हो, कई लोग उसमें जेल चले गए हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट उसी संस्कार से वैसे लोग आए हैं जो आज राज्यसभा में पहुंचे। मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये शिक्षा जगत में। लेकिन महोदय, हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे, नहीं, जिस राज्य से वो यूनिवर्सिटी है, आप उड़ीसा राज्य के नाम ले रहे थे, उड़ीसा में है वो व्यक्ति, और वो राज्य का भी जरूर उसमें श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80,000 बच्चों को पढ़ाने वाला कोई विश्वविद्यालय। मंदिर देखना है तो वो विश्वविद्यालय जाके देखिए जहां गरीब छोटे छोटे बच्चे जो अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते हैं, वो 80,000 वैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं।
निःशुल्क खाना खिलाना, कपड़ा देना, और सचमुच वैसे लोगों को, और इस सदन के सदस्य हैं, दिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मैं आगे बढ़ के जाता हूं। औपचारिक शिक्षा के बारे में बात होता है यूनिवर्सिटी में। हम लोग यूनिवर्सिटी में, साहब बिहार की शिक्षा के हालात तो आप जानते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होती है तो पहली लड़की ऑल इंडिया टॉपर या दूसरी लड़की ऑल इंडिया टॉपर, चाहे वो इशिता हो, गरिमा हो, वो दोनों बिहार की लड़कियां हैं। जहां सेशंस लेट है, जहां परीक्षा कठिनाई से होती है, और मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिया कि आखिर में किस प्रकार से होता है। लेकिन मैं एक विषय बताना चाहूंगा महोदय, आज भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी नीति लाई एनईपी के तहत। उन्होंने एंडोमेंट कहा। अब हम एंडोमेंट को अगर हिंदी में कहें तो चंदा कहा। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि इस देश में आज की तारीख में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति में, क्योंकि बड़े विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, और दिल्ली आईआईएम, मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंडोमेंट्स आया, जब से ये नीति लागू हुई है, वो 160 करोड़ रुपया। मैं दुनिया के वैसी संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहूंगा जहां के बच्चे पढ़ करके इस देश और दुनिया में बड़े होते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, हार्वर्ड, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, लगभग 4000 करोड़ वहां पास किए हुए विद्यार्थी उस इंस्टीट्यूशन को देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, 42 बिलियन यूएस डॉलर्स पास किए हुए विद्यार्थी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए देते हैं। येल यूनिवर्सिटी, 41 बिलियन यूएस डॉलर्स they give as an endowment to the university where they have passed out. Look at Stanford, 36 बिलियन डॉलर्स हमारी सरकार खर्च करती है। हम सब लोग सरकार के पैसे से ही इस देश के शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, पर दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी। लेकिन भारत में भी एक और चीज हो रहा है। एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, लेकिन हम लोगों ने टॉप हैवी कर दिया है। दुनिया में विश्वविद्यालय में पढ़ने इतने बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ये प्रेरणा रहता है कि हम विश्वविद्यालय में परीक्षा करके, दुनिया में 10% लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाकी ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएट करके अपने, क्योंकि जो भी हम लोग शिक्षा की नीति बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये मूलतः इसलिए बनाया जाता है कि शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जुड़े, और वही आधार होता है। 1 से 2% लोग अपने साथ अपने रोजगार में जाते होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य शिक्षा का यह है कि उसको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। क्या यह सवाल उठता है? देश की परीक्षा में अगर हम देखें, आज अगर मेरिट की बात हो तो कायदे से पहले एक समय में होता था कि परीक्षा की डिग्री लेके जाइए और नौकरी ले लिए मार्क्स पर। उसे खत्म किया गया क्योंकि उसके गुणवत्ता में निरंतर गिरावट थी, और उसी का परिणाम है कि आपने केंद्रीय परीक्षा सेवाएं शुरू की, राज्य की परीक्षाएं सेवाएं शुरू की। लेकिन दूसरे तरफ क्या हो रहा है? जहां की शिक्षा अच्छी है, चाहे देश का आईआईटी हो या आईआईएम्स हो, वहां क्या हो रहा है? आज यूपीएससी में 70 से 80% वो कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो आईआईएम से पास कर रहे हैं। आखिर में गुणवत्ता तो वही है कि जहां शिक्षा अच्छा हो वहां रोजगार अच्छा मिलता है, और उसका परिणाम जीता जागता है कि देश के 50% यूपीएससी के जो 50 से 60% यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस और अन्य परीक्षा में पास करने वाले लोग इन्हीं संस्थाओं से पास करते हैं। तो विश्वविद्यालय के गुणवत्ता को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस पूरे विषय को अगर हम लोग दूसरे रूप से देखें, क्योंकि भारत में विश्वविद्यालय हम लोग खोलते हैं, भारत में विश्वविद्यालय की तैयारी कराते हैं, भारत में विश्वविद्यालय में नियुक्ति करते हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में एम्प्लॉयबिलिटी का अभाव दिखता है, जिसको हमें निश्चित रूप से उसका निदान निकालना चाहिए महोदय। लेकिन शिक्षा का तो सबसे बड़ा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, शिक्षा का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम स्वरूप वही होना चाहिए, क्योंकि समय आपने मुझे कम दिया है। शिक्षा का अंतिम स्वरूप ये होना चाहिए कि शिक्षा देश में एक अच्छा नागरिक पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ा शिक्षा का स्वरूप होता है, जो कई बार पढ़े लिखे लोग नहीं भी करते हैं। शिक्षा अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाता है तो उससे बड़ा शिक्षा धरती का कोई नहीं होता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अच्छा इंसान बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। धन्यवाद। धन्यवाद रूडी जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री के सुरेश। Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to participate this important bill. Sir, while I supporting this bill, I must also raise my concerns about the disappointing situation in which the SC/ST students
and research scholars of this country are going through. The House was stunned in silence as an answer given yesterday exposed and revealed the alarming dropout rate of students belonging to scheduled caste and scheduled tribe communities and OBC categories from the central universities and higher education institutions such as IITs, IIMs the last 5 years alone. The shocking data revealed that about 13,500 students of the SC/ST and OBC students have dropped out and stopped the studies without completing their course in the last 5 years. The dataset reveals that from central universities, the total dropout rate of SC students in the last 5 years is 2,422 and 2,622 ST students and 4,596 OBC students have discontinued their studies. In IITs, the dropout rate is SC 1,068, ST 408, OBC 2,066, and for IIM's dropout rate in SC 163, ST 188, OBC 91 students. This data is for the last 5 academic years, and we can only imagine the absolute disappointment that the figures would be much higher in coming years as discrimination from students as well as faculty members against students of SC/ST and OBC students have increased in these days, and hatred and intolerance being promoted by the government itself. Sir, it is also important to note that the number of students who committed suicide in IIMs, IITs, the last year is 33, and number of students who committed suicide in higher education institutions between 2014-2021 stood at 122. Honorable Chairman, sir, this is not a small number by any means. So instead of establishing a university and creating another unchecked avenue of discrimination, it is important that mechanism against caste discrimination effectively established. The universities and higher education institutions have become increasingly hostile towards SC/ST students. What is the reason? Could it be a pure form of hatred failure by the polarizing rhetoric of the government that rewards such racists? If yes, then I must say on the holy day of remembrance of Bharat Samachar, yesterday we are remembering, the government must take steps in the preventing caste-based discrimination in the higher education campuses as a policy priority and ensure strict punishment to the bigot to divide people and push them to the suicide in prestigious campuses. Sir, many faculty members have become senseless and shameless that they start justifying the discriminatory practice as normal. Therefore, I demand every university, higher education institutions and colleges as well as IIT, IIMs and other such institutions must have active and dedicated bodies with quasi-judicial powers to deal with the menace of atrocities against the scheduled caste and scheduled students, and this community is must representation from the Dalit academicians and eminent persons to ensure justice. Sir, in Kerala, we have one central university. I propose the central university in Kerala to give a name for a famous social reformer from Dalit community, Mahatma Ayyankali. Apart from this point, I will further highlight the glaring lack of representation university leadership by Dalits in the country. Many of the central universities, academicians, vice chancellors, and other faculties, there is no scheduled caste, scheduled tribe representation properly. So I would like to request Honourable Minister to ensure that this representation for SC and ST.
Sir, the previous government, in the higher education sector, there was a committee constituted. Academicians, members of parliament belongs to scheduled castes and scheduled tribes. But after that, that committee was abolished. When that committee was there, so we have discussed various issues in the higher educations, IITs, IIMs, and also UGC representatives and other academic representatives also present there. But that chance has gone because this government came to power. That committee was abolished. So I would like to request Honourable Minister to reinstate that higher level committee in the ministry to discuss the various issues time to time in various higher education institutions. Sir, in reply, sir, I am not going to all the details. Sir, I would further request the government must take steps increasing number of SC/ST vice chancellors in universities, and there must be a system mandatory provisions that would ensure Dalit academic leaders in the University of India. Sir, many of the universities, central universities, there is no vice chancellors from scheduled caste, scheduled tribe community. That I would like to request the Honourable Minister to seriously consider. I will also take this opportunity to pay my last respect to Dr. Kunjaman, an eminent Dalit scholar who faced discrimination and suggested institutional discrimination in Kerala. Dr. Kunjaman was a towering figure in the academic circle who was denied opportunities for growth as the wall of discrimination prevented access and denied opportunities. Such a type of the scheduled caste, scheduled tribe economist and also the Dalit, prominent Dalit academicians throughout India denied their opportunity. So I would also request the good self, the government, ensure filling vacancies of assistant professors and associate professors from SC/ST communities in higher education institutions. And central universities, the huge gap in filling vacancies, denying them rightful opportunities. I would also request the government to declare status and position declaration steps taken filling the vacancies and creating vacancies in these institutions, sir. With these words, sir, once again, I would request Honourable Minister take necessary steps to protect the scheduled castes and scheduled tribes students as well as the eminent academician from scheduled caste, scheduled tribe appointing the university. Thank you, sir. Thank you very much. Next speaker, Sri Rahul Shivalin. धन्यवाद चेयरमैन सर। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पेश किया, उसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 में भाग लेने का अवसर देने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अध्यक्ष जी, यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रदान करेगा। यह देश में आदिवासी कला, संस्कृति और रीति रिवाजों में शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा देगा। अध्यक्ष जी, विविधता में एकता भारत की जनसंख्या की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9% है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के पास अद्वितीय जीवन शैली और रीति रिवाज के साथ समृद्ध परंपराएं, संस्कृतियां और विरासत है। अध्यक्ष जी, जनजातीय आंदोलन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अध्याय है। गौंड महारानी वीर दुर्गावती की वीरता हो या रानी कमलापति का बलिदान, देश इसे भूल नहीं सकता। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले और बलिदान देने वाले वीर भीलों के बिना वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे कई आदिवासी नायक हैं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2021 से महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मानने का एक निर्णय लिया। उसका मैं स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के समग्र विकास के लिए लगभग
24,000 करोड़ रुपए की बजट के साथ प्रदान किए। मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष जी, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नामक एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में जनजातीय लोगों की साक्षरता दर केवल 65% है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, ताकि महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। और इन्हीं शब्द से मेरी वाणी को विराम करता हूं। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री अजनीन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के समर्थन में खड़ा हूं। जनाब, इसका मकसद है एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना तेलंगाना में, जिसका नाम जो जानी जाएगी समग्र सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो जनाब, जैसे कि ऑनरेबल मेंबर उदय प्रताप सिंह जी ने अभी कहा कि मकसद है तालीम का कि ये तालीम कंट्रीब्यूट करे, ये मौके पैदा करे रोजगार के। तो अब बाकी जो इस मकासद हैं उसमें ये जो एंड ऑब्जेक्ट है वो है कि वो मौके पैदा हो। तो जनाब, इसके समर्थन में जहां खड़ा हूं तो वहां मैं जनाब एक जिक्र करूंगा। इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर आए और आने वाले वर्षों में इनकी तादाद में इजाफा होने की तवक्का है। तो माना जाता है कि अगले साल शायद जैसे सरकार की जो उम्मीदें हैं या जो उन्होंने जो फिगर दिए हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो है कि 3 करोड़ के करीब सयाह आने वाले जो वर्ष में या उसके बाद जो आने वाले जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। तो जनाब, मेरा ये कहना है कि इस आमद के साथ साथ ही जहां पर जो अकोमोडेशन है, जो होटल जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट्स है, उनमें बढ़ोतरी की एक तवक्का है। वहां साथ साथ ही जो मैन पावर है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री को, हॉस्पिटलिटी को जो मैन पावर की जरूरत होती है, ये 3 करोड़ सयाहों को या 4 करोड़ सयाहों के लिए जो व्यवस्था है, जो इंतजामात है, देखरेख है, मैनेजमेंट है, उसमें भी बढ़ोतरी की तवक्का है कि उस मैन पावर में वो मनी फोल्ड बढ़ जाएगा। हमारे होटल रूम्स हैं, उनमें भी मुझे लगता है कि कई 100 गुना इजाफा होगा। और साथ साथ ही जो हमारे जो ट्रेंड है, जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उनमें भी इजाफा होगा। तो मकसद ये कहने का मेरा है कि आप सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 2009, इसके तहत जो मरकजी सरकार है वो ये एहतमाम कर दिए कि मुख्तलिफ जो नेग्लेक्टेड सेगमेंट्स हैं वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कायम करके, ताकि वो भी एड्रेस हो, जो उनकी जो तवक्कात हैं या जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात पूरी हों। तो मेरी ये तजवीज़ है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी कायम की जाए अनंतनाग में, कश्मीर में, ताकि जो हमारा मैन पावर के जो तकाजे होंगे, जो मैन पावर के जो रिक्वायरमेंट्स होंगे आने वाले सालों में, ताकि वो पूरी, इस वक्त तक आज तक हमने कोई डेडिकेट ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं है। और जनाब, अनंतनाग में आप पहलगाम भी है, वेरीनाग भी है, दक्सुम भी है, अरबल भी, और सारे जो हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं जहां अब शुरू हुआ। जनाब, आप जनाब ये मालूम है आपको कि अब पिलग्रिमेज टूरिज्म, डेस्टिनेशन टूरिज्म, इवेंट टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, हर एक टूरिज्म की हर एक जो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट जो इसके सेगमेंट्स है टूरिज्म के, दिन ब दिन डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ता जा रहा है, बाहर वाला टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैन पावर की कमी है। और कश्मीर से अलावा कोई और जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है सारे मुल्क में जहां ये यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी हो, जहां इसका एहतमाम किया जाए, इसको एस्टेब्लिश किया जाए, ताकि एक तो ये है कि मैन पावर जो हमारा है, इस हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री है, इसको जो मैन पावर की जरूरत होगी, एक तो वो पूरा हो जाए। ट्रेन जो है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि हम उनको वो सहूलियात रहूँ जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं या कई और जगह जाते हैं, फॉरेन से आते हैं। एक तो हम अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज जनाब, और फिर डोमेस्टिक जो एक इसमें एक जो एक
बढ़ावा मिलता है लोकल जो हमारी इकोनॉमी है उसको, तो उसके लिए हम ये अफोर्ड नहीं करेंगे कि वो नेगलेक्ट हो या किसी तरीके से उसमें कमी हो। तो मेरा ये सुझाव होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत एक हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी का एहतमाम के इसका एस्टेब्लिश किया जाए, इसके लिए एक प्रपोजल किया जाए ताकि ये अनंतनाग में जनूबी कश्मीर में एस्टेब्लिश हो और हम ये जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं, आने वाले तकाजे, ताकि हम उनको एड्रेस करें। मुझे लगता है कि उसमें कोई बाकी सिंगापुर में या दुनिया के बाकी में हॉस्पिटलिटी के हवाले से बाज़ाब्ता तालीम का एहतमाम है, इस तरह मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए या इसमें कोई एतराज़ होना चाहिए। तो ये मेरी इस सुझाव के साथ मैं इस बिल के समर्थन में हूँ और मैं तवक्को करता हूँ जो हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जैसे कि मैंने कहा एंड गेम ये है कि एक तो आप सहूलियात मुयसर कीजिए, ट्रेंड मैन पावर मुयसर कीजिए और साथ साथ ही रोजगार का बंदोबस्त कीजिए। यही एंड ऑब्जेक्ट है तालीम का। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मसूदी जी। नेक्स्ट श्री इम्तियाज जलील जी। Mr. Speaker, sir, any decision, any bill that aims at promoting education in the country is always welcome. This bill, the Central University Amendment Bill 2023, which aims at establishing a university specifically and specially for the tribal population, is definitely a welcome move. And the basic idea behind it is to provide avenues of higher education and research facilities among the tribal population. Mr. Speaker, there are over 800 tribes in this country, and we value their contribution in our growth story. At a time when we are establishing one more university, we need to ask some tough questions, Mr. Minister. There are 1,182 universities in this country, out of which 56 are central universities. Why is it so that none of these universities, we have 1,182 universities, not one of the university features among the top 200 universities of the world, not a single one. And among them, even 56 central universities, we proudly claim that we have 56 central universities. Our only university that features is ranked somewhere around 320. So the big question is, are we not compromising on quality and stressing more on quantity? कि देखिए हमारी सरकार ने कितने सारे विश्वविद्यालय, कितने सारे यूनिवर्सिटीज और कितने सारे कॉलेजेस खोल लिए. We need to compete at the international level. Mr. Minister, can you apprise us of the number of scheduled tribe students who are availing higher education? Is it not a fact that just like the Muslim community, the scheduled tribes have the highest number of dropouts in this country? Almost about 25%. Please correct me if I'm wrong. Is it not a fact that those scheduled tribe students who have got all the education, they are not getting jobs because of the contractual system that you have adopted? So there's no question of reservation for SCs and STs because there is a new contractual system. While I admit that there have been a number of commissions and committees that were constituted by the government to address the economic and social plight of the scheduled tribes, education of the tribal population. Why is it that it continues to be dismal, Mr. Speaker? Is it not a fact that 19,000 SC, ST and OBC students had to drop out of the premier institutes like IITs, IIMs and central universities? What was the reason? And among those 19,000, 2,622 were ST students. Is it because of the rampant casteism and discriminatory practices? Which is why also the reason that 32 students from these elite institutes committed suicide. And this data was provided to us by the Union Minister of State for Education, Subhash Sarkar, in April this year. Mr. Speaker, I was listening to a number of speakers from the ruling party yesterday. I would especially like to mention one lady, member of parliament. She proudly said that, see, it is our government, the government of Mr. Narendra Modi, that made Mr. APJ Abdul Kalam a Muslim as the president. No, he deserved that place, which is why he rose to the rank of the president of India. Then she said that we made a scheduled caste, Ramnath Kovind, as the president of India. He deserved that. What have you done for their community? The third is
she very proudly said, we made a scheduled tribe, a tribal woman as the President of India. Mr. Minister, I would like to ask one question. Draupadi Murmu, the President of India, lives next door to this palatial building that has been built by you. My question to you is, why was she not invited for the inauguration of this Parliament building? She happens to be the custodian of the Parliament building. She lives next door. And there were heroines that were roaming around in this Parliament building when it was inaugurated, and you don't invite a tribal President of India. Mr. Minister, Mr. Speaker, I would just conclude by saying, आपने एक ट्राइबल महिला को एक कुर्सी तो दे दी, उस समाज को सम्मान देना भी सीखिएगा। धन्यवाद। Thank you, Shri Dhapir Gaoji. Thank you, Honorable Chairman, sir. I raise to support the Central University Amendment Bill 2023, जिसमें हम समक का सरक का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट में एस्टेब्लिश करने जा रहा है, और मैं तेलंगाना ट्राइबल्स के ओर से और देश भर के ट्राइबल के ओर से मोदी साहब और धर्मेंद्र प्रधान एंड उसका टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ट्राइबल के लिए अनदर एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। साथ में ट्राइब लैंड अलॉटमेंट भी हो गया और पैसा अलॉटमेंट भी हो गया। विद इन 3-4 years द ट्राइबल कम्युनिटी इज गोइंग टू एंजॉय दिस ट्राइबल सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। इसमें मैं हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र जी से मैं यही कहना एक चाहूंगा, यूनिवर्सिटी में कौन जाएंगे? क्लास 1 से बीए तक पास करके ही जाएंगे। ट्राइबल सोसाइटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी नीड टू बी स्टडीज वेरी डीपली। क्लास 1 to क्लास 10 ड्रॉप आउट ऑलमोस्ट 70% है। कारण क्या है? लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑफ द फ्रेंड, और ये घने जंगलों में रहते हैं और पहाड़ों में रहते हैं। इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस को मोदी साहब ने एक स्टेप लिया, क्योंकि प्री राइस बीपीएल लोगों को देने के कारण एक इकोनॉमिकली एक स्टेबिलिटी मोदी साहब ने लाया है। अभी ट्राइबल स्टूडेंट्स को हम आगे एजुकेशन में ले जाने के लिए इसका कल्चर एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स बहुत दूर दराज से स्कूलों में जाना बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये दरखास्त करूंगा, ऐसा ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो जिसमें आईटी का फैसिलिटीज हो और फॉरेन लैंग्वेज भी हो एंड हर्बल मेडिसिन स्टडीज का भी हो। क्योंकि मैं सदन को भी बताना चाहूंगा, आज तक शायद ट्राइबल से कोई जड़ी बूटी से मेडिसिन बना के टूटा हुआ हड्डी मेडिकल में केवल टीटी इंजेक्शन लेने जाता है और अपना गांव में जड़ी बूटी से टूटी हड्डी को भी ज्वाइन करवाता है। ये मेडिसिन हर्बल हम ट्राइबल के बीच में है। इसका ऊपर स्टडी करने के लिए साथ में स्पोर्ट्स स्पेशलिटीज फुल प्लेजेड हो। साथ में मसूद्दीन साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर ने कहा, इसी इंस्टीट्यूशन में टूरिज्म और हॉस्पिटलिटीज का फैसिलिटीज हो और साथ में ऐसा एक यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर हो, इसका इकोसिस्टम हो, जहां ट्राइबल शुड नॉट फील आइसोलेटेड आफ्टर हैविंग दैट सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। वहां ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज का भी फैसिलिटीज हो और आईआईएम एंड आईआईटी का फैसिलिटीज उस ट्राइबल इंस्टीट्यूट में हो। और इसलिए मैं जब तक हम इसका आइसोलेशन
जो पिलिंग को जब तक इसका दूरिया को कम नहीं करेंगे, इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये कहूंगा कि इस यूनिवर्सिटी में वी नीड टू कॉर्पोरेट द ट्राइबल कल्चर्स एंड द ट्राइबल वैल्यूज। तब जाके हमारा ट्राइबल्स वहां जाके अपना महसूस करेंगे और अच्छा से स्टडी करेंगे। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से मैं ये दरखास्त करूंगा, आज कोचिंग बिजनेस को कैसे बंद करें। रुद्दी साहब ने भी इसका उल्लेख किया। नाउ कोचिंग बिजनेस में हमारा ट्राइबल वासी उस कोचिंग फी को देने का पैसा नहीं होता है, तो इसलिए ज्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है एंड दे आर बाउंड टू बी ए बॉन्डेड लेबर इन द सोसाइटी इन इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो इसलिए ट्राइबल को हम अच्छा दिशा में ले जाने के लिए, मोदी साहब का सपना को साकार करने के लिए, समाज को हम आगे ले जाने के लिए ये कोचिंग सेंटर इस तेलंगाना सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस एग्जाम का भी कोचिंग का फैसिलिटी हो, सो दैट हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स वहां IAS IPS कोचिंग के लिए फ्री शिक्षा मिले। ये हमको इस यूनिवर्सिटी में टारगेट होना चाहिए। और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से मैं ये दरखास्त करूंगा, एक ट्राइबल स्टूडेंट को हम स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन आज तक 225 रुपीज से आगे कभी बढ़ाई नहीं। आज एक महीना में एक ट्राइबल स्टूडेंट को स्टाइपेंड 225 रुपीज देते हैं। ये कितना तक हमको सहायता दे सकता है? ना एक अच्छा किताब खरीद पाएंगे, ना एक अच्छा खाने पीने का मिल पाएंगे। 225 रुपया से हम ट्राइबल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस 225 रुपीज से आगे बढ़ने का एक प्लान बनाइए। ये मैं दरखास्त करता हूं, ताकि हम ट्राइबल जो गांव, जंगल और पहाड़ों में रहने वाला आगे आ जाए। साथ में मैं इस मौका को लेते हुए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को एक पॉलिसी हमको देखना होगा, 1 नेशन 1 सिलेबस। जब तक हम इस देश को इकट्ठा करने के लिए अगर 1 नेशन 1 सिलेबस नहीं होगा, देश का इंटीग्रिटी और देश का ताकत में कमी आएगा। क्योंकि आप सिलेबस एक ही हो, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, तमिल के लोग तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही सिलेबस हो, then there will not be a discrimination among the society and amongst the student. Lack of 1 nation 1 syllabus, इसके लिए आज हमारा हर स्टेट में अपना बोर्ड है और हर जगह अपना अपना बोर्ड है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम ST, SC, OBC एंड ट्राइबल इसी में भी हम पीछे रह जाता है। और साथ में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन से मैं यही दरखास्त करूंगा और हमारा सरकार से भी मैं ये दरखास्त करूंगा, IIM, IIT, ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी देश में आना चाहिए। क्योंकि हमारा ट्राइबल एंड SC, OBC इस कंपटीशन में इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मोदी जी से मेरा ये दरखास्त है, IIM एंड IIT ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी इस देश में हर कोने में होना चाहिए। साथ में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इवन असम में भी 13% ट्राइबल है। सारा ट्राइबल एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्राइबल जोन है। इसलिए मैं ऑनरेबल मोदी साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में एक एस्टैब्लिश किया जाए फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्योंकि अरुणाचल इज नो मोर ए बैकलॉग स्टेट, अभी एयर से कनेक्टेड है, रेलवे से कनेक्टेड है। मोदी साहब ने 2 लेन अप टू चाइना बॉर्डर तक बनाया है
तो इसलिए पूर्व उत्तर राज्यों के लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसलिए मैं इस बिल को समर्थन करते हुए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्व उत्तर राज्यों के लिए फॉर एंटायर रीजन एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और एक खुला जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Next speaker, Sri Saugat Rai ji. I rise to support the Central University Bill, which envisages setting up a tribal university in Telangana, possibly in Warangal, which is a district town of Telangana. The minister must be lamenting that why the bill was not passed earlier. If it was done before Telangana elections, maybe his party would have got a few more seats. But that is neither here nor there. Mr. Dharmendra Pradhan, as the HRD minister, is in control of the best institutes of India. IITs, IIM, IISER, ISER, Indian Institute of Science, Education and Research, are all under him. So he has the opportunity of improving higher education in India. Though it's a matter of some wonder that in spite of all the money allotted, why none of the Indian institutes are among the top 200 institutions in the world. What can we do to improve the academic standards, make them comparable to the universities in England, America, France, and even Singapore, leave alone China? That is the main question. But anyway, he has proposed this university for tribals. He is eminently suitable because he was a student of anthropology. And study of tribals is done in the anthropology subject. So social anthropology, political anthropology, this should be studied. And one idea Mr. Mahtab gave me, that in Northeastern Hill University, local languages like Khasi and Gado are taught. That is, Mr. Sangma, Agatha Sangma mentioned that. So in this tribal university, I hope that the tribal languages, we have tribal languages like Sautali Mundali, this should be taught. And my idea is, since you are spending so much money, let the university be set at one place. But it can have campus in several tribal-dominated areas. Like in Bengal, we have 2 tribal-dominated areas in Jhargram and North Bengal, the Duars. If he sets up some campuses outside, this will also give a boost to tribal education. But may I mention, sir, that in spite of the striving for excellence among central universities, situation is bad. Suicides are taking place among students in these higher education institutes. Students are dropping out of their courses. Sir, he has an university called University of Hyderabad in the state of Telangana. We all remember of Rohit Vemula suicide. It rattled the whole country that a scheduled caste boy felt so frustrated in a central university that he had to commit suicide. It created a lot of dispute in the whole country. Now, Mr. Minister, he is from Odisha. In Odisha, one tribal university was set up in Koraput.
Central University was set up in Koraput, which is a totally tribal dominated district. But it has no faculty. No faculty at all. I knew a lady who used to be vice chancellor. She never went to Koraput. She used to commute from Kolkata to Bhubaneswar and back. I'll request the minister to give attention to this tribal dominated area university in his own home state. Whatever reason, it happened, let him have a good vice chancellor. There is nothing to prevent it, he's got all the power. The other thing is, there are 36 central universities. But I often hear a complaint that the scholarships given to the students are not sufficient. They are not being able to, some students approach me from Puducherry. There is a central university there. They said that they were asking their parents to send money to them so that they can continue their research. If you want to improve the quality of research, then you have to increase the scholarship. So lastly, I would say that it's a good idea, as I said, but the minister has the chance. Now, he is also a very important man in his own party. He has got clout, what is said. Let him put his clout to good use for the improvement of the central institutions. The central universities, some of them are very good, like Delhi, like JNU, they are very good, high standard. Even Hyderabad is very good. Some universities are not up to the mark. Lastly, I will ask him, there is a single central university in West Bengal, which had the first university in Kolkata in 1857, in Kolkata. But Vishwabharati is in shambles. The last vice chancellor who claimed to be close to the BJP has destroyed it. Now, he even set up a plaque depicting Vishwabharati being given a heritage status by UNESCO. Only the vice chancellor and the prime minister's name was on that. Rabindranath Tagore's name was not that. This was in, that has been removed by local people now. But why did Mr. Dharmendra Pradhan not remove it? And why they allowed the vice chancellor to run riot? Whether an inquiry will be held against the previous vice chancellor over his acts of omission and commission. As I said, sir, that I support this bill. Tribal people deserve even more. We have not been able to give them enough, at least educationally. If we can improve their condition, if we can keep the tribal students in the campuses, prevent their suicides, give them more scholarships, then it would be a good thing. In this regard, I remember the contribution made by, what is his name, Mr. Das? Bidhu Prasad Das, who did a study of the tribes in Northeast. And he suggested setting up of universities for tribals. You can go into the archives and look into his recommendation. Due to his recommendation, the Nehu, Northeastern Hill University, was formed. Just as Rabindranath Tagore's Institute was converted into a central university, the Vishwabharati, with Jawaharlal Nehru's intervention. With these words, I again support the bill, which is a forward step towards uplifting the cause of tribals in this country. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Sri Abdul Samad Samadani ji. Thank you, sir.
Thank you for giving this opportunity to take part in this very important discussion. Sir, I think we have to approach the very concept of university with a comprehensive outlook. And sir, as this very concept of knowledge is universal, we have to approach the concept of university also with a universal mind and a universal attitude. Sir, nowadays this increasing tendency of reducing and limiting knowledge to the corridors of subjects, that is growing as an unhealthy tendency. Even the Yashpal Committee report, I would like to draw the attention of the Honorable Minister and this august House to the recommendation and the suggestions made by the Yashpal Committee in this regard. Sir, the university limiting to a singular subject, for example, to medicine, to engineering, to the teacher's education, to sports, that will not be fruitful for realizing the very aims and objectives of a university. It may be bringing administrative convenience, but sir, it will not help the academic accommodation of different subjects, thereby opening the horizons of knowledge into various vistas of wisdom. Sir, science, humanities, philosophy, aesthetics all have to be made available under the same umbrella. Various subjects, various disciplines in a singular center. Sir, research experience in science may be leading to an area belonging to the realm of philosophy. Likewise, a philosophical quest may be ending in an arena of metaphysics or cosmology. Sir, variety of subjects will only help to the richness of a university. The world-famous linguist scientist Noam Chomsky was working in Massachusetts Institute of Technology. Harvard University was founded by a priest named John Howard, and it was founded for theological studies. I mean, sir, flourishing in its own subject, its own main subjects. These universities were spreading its wings to the horizons of the plurality and variety of various disciplines. Nowadays, sir, we have to look into our surroundings when we think of a new university. Humankind is going through unprecedented changes and revolutions. All our stories are crumbling. Sir, we should have a clear-cut outlook, clear-cut decision, resolution, what we should provide in a university, what kind of skills we should inculcate in the coming generations, not to merely get a job, but to conquer life, to stand face to face to life. Sir, I am reminded of a couplet of our famous poet, Akbar Allahabadi. हम क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमायां कर गए, हम क्या कहे अहबाब, क्या कारे नुमायां कर गए, बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए. Sir, this is what is happening nowadays. Just for a job. बीए हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए. पेंशन भी आजकल खत्म हो गया है. So, sir, what I mean, the university should have a higher aims of understanding life, situations all around. Sir, studying textbooks only will not be enough for our students. The student will have to make his own self go beyond the texts to the contexts of life. Sir, our surroundings are flooded by not only informations, but misinformations, prejudices, and a lot of irrelevancies. So a healthy campus has to address this kind of problems. A healthy campus can be, sir, made only by debates, dissent, and by difference of opinion and a culture of pluralism. Knowledge and culture both are composite. Knowledge is composite,
And sir, our culture is also, every culture is essentially and basically composite. Sir, various American universities of artificial intelligence and robotics are nowadays including ethics and philosophy in their curriculum and in their research projects. Sir, so we have to prepare the learner to foster ethical, rational, compassionate, caring, and healthy individuals. Sir, what is happening nowadays all over the world? Exploitation, injustice, social inequalities, and even aggression, killings of innocent children, mothers in various parts of the world. Wherever it is happening, whoever responsible for this catastrophe, sir, their problem is not lack of education. Their problem is not that they don't have any degree or any academic qualifications. Their problem is their lack of humanity. So, Yes. sir, we have to rise. Sir, 2 minutes. Please. Yes, sir, 2 minutes. Sir, so therefore we will have to rise above caste, class, creed, gender, religion, language for realizing a real campus, a real university. So, sir, during the formation of a university, we will have to think of above the commercial and economic level in the human level. Absence of humanity in the society should lead to a kind of idealism, multiculturalism, and pluralism. I have to request the Honorable Minister to take into mind the need of using emotional intelligence and utilizing the ethos and norms of emotional education and a kind of holistic education, taking into consideration all aspects of the learner, including mind, heart, and soul. I rise to support this bill. Thank you, sir. Thank you so much. No concluding couplets, nothing. Thank you, Samdani ji. Next, Jamyak Nagmel ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का जो अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस बिल को जो संसद में लाए, इसका स्वागत करने के लिए और इसको समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करके एस्टेब्लिश जो करने जा रहा है, जिसका नाम समाकर सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाएंगे। देश के 8.6% पॉपुलेशन जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, हम सब की ओर से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इस 9 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ किया। मैं एक एक को दोहरा के पूरा स्पीच लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक फोकस्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करके जनजाति समुदाय को हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, जिस तरह अभी मेरे से पहले तपिर गांव साहब बता रहे थे, हम सब यही चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर है, ट्रेडिशन, पहचान, उनके बारे में तो स्टडी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, दुनिया लेवल के एजुकेशन ट्राइबल कम्युनिटी को मिले और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी उसमें आके ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करें, ये हम सब चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम मां समाकर सराका देवी जी के नाम से रखे हैं और हम सब इसका धन्यवाद देते हैं। इससे पहले जो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से मनाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, जिसके जरिए भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रेरणा सभी ट्राइबल कम्युनिटी को देते हुए और इस देश में ट्राइबल कम्युनिटी के चाहे फ्रीडम फाइटर हो या इस देश को बनाने में हो, ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को संवारा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 9 साल में
ट्राइबल कम्युनिटी के उन्नति के लिए, विकास के लिए 2014 से 2023 तक 4,495 से लेके 12,462 करोड़ रुपए के बजट केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा खर्च करके, चाहे वो लोअर एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, बहुत कुछ किया। मैं लद्दाख से आता हूं। लद्दाख जो कि पूरा पॉपुलेशन 96% जो है ट्राइबल कम्युनिटी आते हैं, उसमें मेजर 8 ट्राइब्स जो हमारा आते हैं, केवल आर्गोन कम्युनिटी को छोड़ के, तो पूरे लद्दाख के कम्युनिटी भी चाहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी भी चाहते हैं कि उनको अच्छा शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिसको ध्यान में रखते हुए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में अलग से बिल लाके हमें दिया, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख दिया, उसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इतने काम जो है अभी लद्दाख के ट्राइबल कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए हो रहा है। साथ ही साथ मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, लद्दाख के किसी भी इस एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी है। मैं ये आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साथ विशेष रूप से लद्दाख के अलग अलग ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करे, रिसर्च करे, उस पे उनके उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के चेंजेस में क्या होना चाहिए, उसमें ट्राइबल का क्या योगदान होना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। मैं ये भी मांग करना चाहता हूं, लद्दाख में जिस तरह मैंने बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज काफी है, उसमें से कुछ कम्युनिटी बहुत कम पॉपुलेशन में है, जैसे कि हमारा आर्यन कम्युनिटी हो, शिन्ना कम्युनिटी हो या बल्ती कम्युनिटी हो, ये खत्म होने के तादाद पे है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और आर्यन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है आर्यन, पूरे देश दुनिया से बहुत सारे टूरिस्ट उनको अलग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं वो अलेक्जेंडर का डिसेंडेंट है, उनका अलग अलग इतिहास है। और ये इसको बचाए रखने के लिए, उनके पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, उनके भाषा को, उनके पहचान को, उनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए ट्राइबल रिसर्च सेंटर लद्दाख में होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लद्दाख के इन ट्राइबल कम्युनिटीज को जो खत्म होने के तादाद पे है, जो वल्नरेबल है, इनको यूनेस्को में जो है इंटेंजिबल हेरिटेज के नाम से घोषित करे और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की ओर से स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है। और पूरे हिमालयन क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, ज्यादातर बोटी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा, बोटी भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी के जो भाषा है, दादी आर्या हो, शिन्ना हो, बल्ती हो या पुरकी हो, ऐसे जबानों को भी प्रमोट करने की जरूरत है, प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं ये आपके माध्यम से मांग रखना चाहूंगा। शिक्षा के बात हो रहा है तो मैं बात जरूर जिक्र करना चाहूंगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का विषय है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि पहले इसका एकलव्य, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल देश में बहुत बड़ा के, उनमें स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन नया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने में जो क्राइटेरिया रखा है, उसमें हिली एरियाज के लिए एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन होना होगा। सर, ये हिली एरियाज में असंभव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब है, उनके वहां एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें 5-6 हजार पूरे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है। अब एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन हम कहां से लाएंगे? मेरे लद्दाख के जंस्कर क्षेत्र में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, टोटल पॉपुलेशन 13,000 है। मेरे नुब्रा में टोटल 13-14 हजार पॉपुलेशन है, वहां पे 3 ब्लॉक है। अब हम चाहते हैं उस एरिया में जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, हमारे आर्यन वैली में, हमारे दरास में, यहाँ पे ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए
पॉपुलेशन का संख्या का जो योग्यता रखा है वो कभी फुलफिल नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी जो है इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से वंचित रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसका क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स करके पॉपुलेशन का संख्या कम करे। सर लास्ट एक बहुत जरूरी पॉइंट है सर, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा जल्दी। सर ट्राइबल कम्युनिटी के जब हम बात करते हैं, लद्दाख में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, चंगतांग, नुब्रा और काराकोरम, जिसमें अभी वो बनने के प्रोसीजर में है। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1987 द्वारा लाया गया है, जो अभी फाइनल स्टेज पे भी नहीं हुआ है, फाइनल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के ये मुझे लगता है आईएफएस और आईएएस के ही झगड़ा है, जिसके वजह से हमारे लोग सफर कर रहा है। सर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ सर, बट डिमांड तो रखने दीजिए ना सर, इसका डिमांड रख लेता हूँ, कोई पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, पूरा डिमांड रखूंगा। सर हिमिस नेशनल पार्क का टोटल एरिया जो है 3350 है, जिसको ग्राउंड पे 5000 को रखा है। 4000 हमारे चंगतांग 4000 स्क्वायर किलोमीटर चंगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ग्राउंड पे 18000 को कैप्चर करके रखा है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 15000 स्क्वायर किलोमीटर ग्राउंड पे कैप्चर करके रखा है। केवल वहां के रेजिडेंट को नहीं, डोमिसाइल को नहीं, इंडिजीनियस को नहीं, बल्कि देश के स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमें दिक्कत हो रहा है सर। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, इसको रेशनलाइज करें और जहां जहां ह्यूमन हैबिटेशन है वो सारा एक्सक्लूड करके एजुकेशन, शिक्षा में हमें आगे बढ़ने का मौका दे, इकोनॉमिक अफेयर्स में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। श्री एसटी हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस इम्पोर्टेंट बिल पे बोलने का मौका दिया। मैं और समाजवादी पार्टी हर उस बिल का सपोर्ट करती है जिसमें तालीम और एजुकेशन को बढ़ावा मिले। मैं इसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सर हमें मालूम है कि रक्षा के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक देश के लिए, लेकिन हम पिछले सालों में ये देख रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो शिक्षा के लिए कितना है और बाकी चीजों के लिए कितना है। मैं आपको अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट 15% कम कर दिया गया पिछले सालों में, जबकि और यूनिवर्सिटीज का बजट बढ़ा दिया गया। हमें इस पे एतराज नहीं है, और बढ़ाएं। 15% बजट कम करना, जिसकी वजह से रिसर्च प्रोसेस में और एजुकेशन में, एकेडमिक्स में वहां प्रॉब्लम आने लगी। जहां 2014-15 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट 1520 करोड़ रुपए था, वो 2021-22 में 1214 करोड़ रह गया, 306 करोड़ कम कर दिया गया सर। जबकि जेएनयू का बजट 70 करोड़ बढ़ाया गया, बीएचयू का डबल कर दिया गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का फंड 250% बढ़ा दिया गया। हमें एतराज नहीं है उस पर, लेकिन हमें इस पे एतराज है कि इन यूनिवर्सिटीज को, जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज हैं इस कंट्री की, उनका बजट क्यों कम किया गया। सर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, खुशी की बात है, आप लगभग 900 करोड़ रुपया 7 साल तक देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। यहाँ समस्का सड़क का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है, देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारा तो ये कहना है कि हर 2-3 मंडल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। हमें अफसोस इस बात का है कि हम अपने जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, जबकि विकसित देश यूनाइटेड स्टेट्स 5% खर्च करता है, जर्मनी 4.5% खर्च कर रहा है और साउथ अफ्रीका 7% खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से उनके यहाँ डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, शिक्षा बढ़ती चली जा रही है। सर हमें मालूम है कि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाती है। हम अपने मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर मॉरल वैल्यूज के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आज मॉरल वैल्यूज इंसान की बहुत गिरती चली जा रही है, जहां पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कम होते चले जा रहे हैं। हमारी कल्चर में अपने माँ बाप का अदब और सेवा हमारे लिए एसेंशियल है, लेकिन हम देख रहे हैं हालात क्या हैं। कम्युनल हार्मोनी देश की कहाँ जा रही है, जिसकी आज देश को सख्त जरूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज में इसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सारी यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए। और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो भी डिटोरिएट कर गई है, गुरु का दर्जा माँ बाप के बाद होता था, आज लोग गुरु को ही सामने पिटाई करते हैं, मर्डर कर रहे हैं।
आज हम किस जगह पे पहुंच गए? तो सर इंस्टीट्यूशन हम बनाए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में कम से कम हम वो इंसान बनाए, वो हिंदुस्तानी बनाए जो हमारे बुजुर्गों ने जो हिंदुस्तान हमें दिया है, प्यार मोहब्बत का हिंदुस्तान, गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान, एक दूसरे के काम आने के जज्बे का हिंदुस्तान। हम ये चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से भी यही मैसेज जनता में और हमारे बच्चों में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं सबसे पहले इस विधेयक का, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहता हूं जहां पर हमारे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने इसको समाप्त किया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जीवन उच्च बनता है, व्यक्तिगत जीवन भी शिक्षा से उच्च बनता है, समाज का जीवन भी उच्च बनता है। और अगर हम राष्ट्र को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ये जरूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर ऐसा कोई भाग न बचे, ऐसा कोई क्षेत्र न बचे, कोई वर्ग ऐसा न बचे जिसको हम उच्च शिक्षा से विभूषित न कर सके। शिक्षा के बारे में, शिक्षा की जो महत्ता है, इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन बचपन में हम लोग एक श्लोक याद करते थे, न चोर हार्यम न राजहार्यम न भ्राता भाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये धन ऐसा है जिसको चोर ले जा नहीं सकते, जिसको राजा छीन नहीं सकता, जिसको भाई बांट नहीं सकता, जिसको जितना खर्च करते हैं उतनी विद्या बढ़ती है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई धन है, सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है, उसका नाम जो है हम विद्या कहते हैं, उसका नाम हम शिक्षा कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मूलभूत बातें थोड़ा करना चाहता हूं। जब से धरती पर मानव आया, हमारे पूर्वजों ने इस शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। अगर मानव का निर्माण करना है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी हम कह रहे थे कि शिक्षा क्या हो, और मैं इसलिए इस बताना चाहता हूं, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहां पर बैठे हैं, चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य शास्त्र शिक्षा है या विमुक्ति है। शिक्षा वो है जो हमको बीमारी से, बेकारी से, बेरोजगारी से, गरीबी से, उनसे मुक्ति दिला सके, और उसके साथ मुक्ति दिलाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बना सके। मानवभाव जनिया दैव्यम जन्म, अच्छा इंसान बना सके और हम अच्छे देवता समाज के अंदर पैदा कर सके, वो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसलिए हमारे जो कई बार हम लोग कहते हैं, अगर हमको कोई लंबाई नापनी हो, हमको जो है हम जो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, अगर किसी चीज का वजन नापना हो हमको किलोग्राम में नापना पड़ता है या हमको टनों में नापना पड़ता है। अगर आदमी का, किसी समाज की उन्नति का, प्रगति का पैमाना अगर नापना हो, किसी राष्ट्र की प्रगति का अगर कोई पैमाना है, तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा वो कैसा समाज होना चाहिए, उसका पैमाना क्या है। और उन्होंने कहा कि आदमी के आनंद का सबसे पहला पैमाना क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसकी डिजिट क्या है। उन्होंने कहा था, हमारे 33 उपनिषद में शिक्षा बल्ली में बात आती है, युवा शात साधु युवाध्यापक है, आशिष्ट है, दर्दिष्टो बलिष्ठ है, तस्य यम पृथ्वी वित्तस्य पूर्णाशात स एको मानुष्य आनंद है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जो अच्छा चरित्रवान बना सके, जो अच्छे शिक्षित सुसंस्कृत बना सके, शरीर से, मन से, आत्म से बलिष्ठ बना सके। तो जब कहते हैं वो मनुष्य का सबसे पहले किसी भी देश को नापने का, वो देश कितना प्रगतिशील उसका होता है। हम लोग कई बार जो है अपने देश के बारे में बोलते हैं कि नालंदा और तक्षशिला की हम बार बार बात करते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जो है हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे, लेकिन मैं कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों की बताना चाहता हूँ। वैसे तक्षशिला के बारे में भी ये बताना चाहता हूँ, ये वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ जो पाकिस्तान के अंदर गांधार के अंदर है, ये महाभारत कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसमें ऋषि धूमकेतु, उपमन्यु, अरुणी और वेद ने शिक्षा ग्रहण की। जिस विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य, पाणिनि, चरक, जीवक और जिसमें लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 उसमें आचार्य होते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की तक्षशिला और नालंदा थी, इसी प्रकार का
राज तिरंगणी में कल्याण में जो कश्मीर का जिसने इतिहास लिखा है, उसने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय था जिसमें 15,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा जो विश्वविद्यालय था। सौराष्ट्र गुजरात का वल्लभी विश्वविद्यालय था, मगध का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओडिशा का औदंतपुरी, जगदल्ला, उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी, पुष्पगिरी, कलिंग का बहुत बड़ा जो है वो विश्वविद्यालय था। इसी तरह बंगाल का नवदीप, सोमपुरा, विक्रमपुर, नवदीप विश्वविद्यालय तो इतना प्रसिद्ध रहा, वहां से हलायुध, धोई, उमापति और गीत गोविंद के लिखने वाले जयदेव जैसे विद्वान वहां पर पैदा हुए। दक्षिण भारत के अंदर धारा, कांची, एन्नीवीरम, बेलग्राम, सारोतगी, तिरुमुक्कुरल, मलकापुरम, तिरुवेयूरूर, नगड़, भुजबलेश्वर, बीजापुर, मनगोली, अग्रहार, नागार्जुन कोंडा, मणिसेत, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे। और कई बार हमारे लोग ये कहते हैं कि एक लोगों में एक इंप्रेशन पैदा हो गया कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा दी। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सम्मान्य सदन को, थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे और उन्होंने 1822 के अंदर 1822 में एक वहां पर सर्वे किया था। उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में उसमें पाठशालाएं थी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, 30% शिक्षक जो दलित वर्ग से आते थे, 60% विद्यार्थी जिसको हम शूद्र या पिछड़े वगैरह उनके आते थे। इसी तरह का सर्वे बम्बे में किया गया। जीएल पेंडरगास्ट और जीडब्ल्यू रिडलर ने 1838-1882 में, विलियम वार्ड ने एक पुस्तक लिखी है। कई बार हम बोलते हैं कि देश में जो लड़कियों के लिए जो शिक्षा शुरू हुई वो हमारी ज्योतिबाई फुले की, जो सावित्रीबाई फुले ने की, लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज ने किताब लिखी है द हिंदूज के उसका जो 4th वॉल्यूम है, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड माइथोलॉजी, जो 1811 में लंदन में पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने लिखा है कि बंगाल के जो जसोमत राय की पत्नी हति विद्यालंकार ने बनारस के अंदर, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स एंड आई विल फिनिश इट, 2 मिनट से समाप्त कीजिए। 1805 में उन्होंने इसको जो है जो शुरू किया। मैं जहाँ शिक्षा की मैं बात कर रहा था, आर्य समाज ने 1892 में जालंधर में केवल लड़कियों के लिए जो है विद्यालय शुरू किया। इसी तरह से जब मैं, हमारे पास इतने उदाहरण हैं, हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर की विद्या की कितनी कीमत थी। मैं, हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे जरूर एक निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने, हमको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। एक किसी यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल का नाम देते हैं, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा लगता है। ये अंग्रेजों ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को हम पूरे देश की जनता को 5 प्रण दिलवाए थे। उस एक 5 प्रणों में एक प्रण ये भी था कि गुलामी की सारी निशानी हमको खत्म करना है। जब हम कहते हैं ये आदिवासी है, इसका मतलब दूर है कि दूसरे के सब गैर आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब ये यहाँ के मूल निवासी हैं, गैर आदिवासी का मतलब यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये जो डिवीजन, ये जो विभाजन इस देश की जनता के साथ किया है, मुझे लगता है इस पर जो है दोबारा विचार करने की जरूरत है। और ये जो बात शुरू हुई थी, जस्ट 1 मिनट, सिंधु घाटी में जिसको हम बोलते हैं, ये व्हीलन ने जो बात शुरू की थी कि बाहर से लोग आए, आर्य ने आकर के इस देश को, सिंधु घाटी के ऊपर हमला किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। इस बात को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है, इस थ्योरी को डिबंक किया जा चुका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं जरूर 2 नाम लेना चाहता हूं। डॉक्टर रामजी सिंह, जिसको जो कहते हैं डीएनए के देश में डीएनए के जिसको फादर माना जाता है, उनका 2011 में नेचर में जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइंस की मैगजीन है, उसके अंदर इंडियन का डीएनए प्रोफाइल पब्लिश हुआ। डॉक्टर बसंत सिंधे का 2019 में हुआ। हम सब लोगों का डीएनए एक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम सब लोग हैं। एक जरूर बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, मैंने ये निवेदन हमारे बागपत में किया था। हमारा 100 साल से ज्यादा पुराना एक कॉलेज है, उसमें जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विद्यार्थी पढ़ते थे। मैंने उसके लिए निवेदन किया है, उसको जो है उसका उच्चीकरण किया जाए और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री डीन कुरियाकोस। Thank you, sir, for getting this opportunity, sir. Sir, I am supporting the Central University Amendment Act because the tribal population of that particular state, Telangana, is very much benefited. Sir, the Central University Act 2009 was a seminal legislation of the UPA government that established 15 universities in a single go. Sir, the objective of the parent act is to create autonomous centers of learning that will become centers of excellence in the due course. Sir, in that sense, in Kerala, we also got one central university that is at Kasaragod. We also benefited that, sir. The statements of objects and reasons of the bill clearly state that
The purpose of this bill is to increase access and quality of higher education and facilitate and promote higher education and research facilities for the people of the state. It will also promote the advanced knowledge by providing instructional and research facilities in tribal art, culture and customs and advancement in technology to the tribal population of India. Sir, the tribal population of India is the most marginalized and backward community in India. Hence, studying their life, art, culture and customs are integral to ensuring inclusive development in our nation. Sir, this is true for the tribals for Kerala as well. Sir, for an inclusive development policy, the development of tribal community is the major agenda has to adopt. So only through education we can make sure that about the development of tribal community. Most of the tribal community people are traditionally living in remote areas, mostly in inside forest. Sir, there is, in my constituency also, there is a panchayat called Idamalakudi, which is situating 30 kilometers away from Munnar, that is inside Irivikulam National Park. Road connectivity is very less. Now only that kind of development is coming. Sir, the schooling facilities, the school facilities are very less. That's why I personally took initiative and I channelized CSR fund through Cochin Shipyard. Now a new school building is going to construct and it will be full-fledged facility for schooling. Sir, we noticed after schooling, the tribal people are not willing to join college education also, sir. In my constituency, in my district, comparatively more tribal population in Kerala, and we have only one Egalavia model residential school. We want more, not only in Idukki, but also the near district Ernakulam, that is at Kuttambura also, another school is needed. Sir, after school level, most of the tribal people not interested to join colleges. They can't continue their studies in another colleges and universities due to their own valid reasons. Sometimes SC or ST people discriminated in premier universities of our country. The unfortunate suicide of Rohit Memula should not be forgotten, sir. It is a matter of shame that a lot of tribal students are made to drop out from our top universities due to discrimination and hostility. The government should carefully manage in stopping dropout of students. The tribal culture has literally saved millions of lives in our country. The story of Padma Shri Lakshmi Kuti Amma, the noted traditional healer, is a case in point. Singers like Nachi Amma and numerous other tribal artists have contributed to the richness of our culture, sir. We should not forget that. Opening up the avenues of higher education to tribal population have a potential to change their lives for the better. The case of young tribal IAS officer from Kerala, Ms. Sridhanya, has inspired thousands of tribal students to take up higher education and prepare for joining the highest level of government services. So the overall development of tribal people of whole country, opening up a tribal university in every state should be a priority for this government, sir. I appeal that a tribal university at Kerala, especially in my constituency, is also, I appeal through you, sir, may be allocated. That will be a great achievement of tribal community of Kerala state, sir. And according to the other source research and other reports, we can also see that, sir, the development. सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर बोलने का अनुमति दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। संशोधन मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना होने से प्रादेशिक आकांक्षाओं पूरी होगी। वहाँ जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं, जनजातीय शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रिसर्च सुविधा का साथ साथ उन्नत जानकारी का बढ़ावा देने का कार्य होगा। आशा है कि राज्य के साथ साथ पूरे देश के जनजातीय समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, इसके साथ मैं अपने बिहार राज्य में वर्तमान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने 2009 और 2016 में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय
की स्थापना हुआ, यह स्वागत योग्य हुआ, किंतु वहां राजनीतिक लोगों को कुलपति बनाकर विश्वविद्यालय को राजनीतिकमय करने का काम किया जा रहा है। यह सर्वथा उचित नहीं है। गया और मोतिहारी में स्थापित दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया है। वहां पर अध्यापक और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अतः सरकार को ध्यान की आवश्यकता है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा